हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए, जीएसटी में मैंने आपको लास्ट टर्न पे जिस्ट दी थी, थोड़ा बहुत समझाया था, एक ओवरव्यू देने की कोशिश करी थी। आज हम लोग प्रॉपर तरीके से जीएसटी शुरू करने जा रहे हैं और अगेन फिर से बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी और प्रैक्टिकल जीवन में भी, क्योंकि अब हर जगह जीएसटी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जीएसटी की। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, नाम में अगर फोकस करें तो यही चीज जीएसटी जो है गुड्स पे भी लगता है और जीएसटी सर्विसेज पे भी लगता है। दैट मींस अब आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि गुड्स के लिए कोई और इनडायरेक्ट टैक्स हो, सर्विसेज के लिए कोई और, ऐसा नहीं है, एक ही है। पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। जीएसटी इज ए मेजर माइलस्टोन इन इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। देखिए, जीएसटी से बड़ा रिफॉर्म आज तक इनडायरेक्ट टैक्सेशन में कभी नहीं हुआ, क्योंकि किसी को यकीन नहीं था, किसी को विश्वास नहीं था कि वाकई गवर्नमेंट जीएसटी लगा पाएगी, क्योंकि इतना आसान नहीं था। 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबस्यूम करना, उनको खत्म करके जीएसटी लाना आसान नहीं था, बट गवर्नमेंट लेके आई 1 जुलाई 2017 और आज तक का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म है जीएसटी। जीएसटी एक कॉमन टैक्स है, यूनिफाइड टैक्स है, दैट इज आप सिंगल टैक्स बोल सकते हैं, जो कि दोनों पे लग रहा है। कॉमन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये गुड्स पे भी लग रहा है और सर्विसेज पे भी लग रहा है। जीएसटी बताओ ओरिजिन बेस्ड है कि कंजम्पशन बेस्ड है, मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड है? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। और मैंने आपको लास्ट टर्न पे इसका एक छोटा सा एग्जांपल से भी समझाया था कि डेस्टिनेशन वाला ही फायदेमंद है, यानी जिस स्टेट में माल बिकेगा उस स्टेट को मिलेगा जीएसटी का पोर्शन। ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड। सर कहां लगता है जीएसटी? बेटा पूरे इंडिया में लगता है, इंक्लूडिंग जे एंड के में। जबकि पहले जब 1 जुलाई 2017 से पहले सर्विस टैक्स हुआ करता था, तो सर्विस टैक्स जे एंड के में नहीं लगा करता था। लेकिन ये जो है जीएसटी, गवर्नमेंट की जीत देखिए कितनी बड़ी है, पूरे इंडिया में लग रहा है। जे एंड के में लगता है? आंसर इज यस। और कहीं लगता है? सब जगह, पूरे इंडिया में जीएसटी है। जीएसटी में बताओ, हम लोग जब बिल देखते हैं तो हम लोग बिल में साइमल्टेनियसली दो चीजें लगा रहे होते हैं, एक सीजीएसटी लगा रहे होते हैं और एक एसजीएसटी। यानी हम लोग कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं? हम डुअल टैक्सेशन, डुअल मतलब दो, हम साइमल्टेनियसली उसी पे ही सीजीएसटी लगा रहे हैं, उसी पे ही एसजीएसटी। सर सीजीएसटी कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट। एसजीएसटी कौन लेता है? स्टेट गवर्नमेंट। इट एडॉन्स dual taxation model where union and states levy and collect tax simultaneously, दोनों साथ में लगा रहे हैं, दोनों की मिली भगत से लग रहा है। सर जीएसटी में आपने बताया था कि सब कुछ ऑटोमेटेड है, ऑनलाइन है। बिल्कुल, आज की तारीख में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना हो, जीएसटी जमा करना हो, जीएसटी का रिटर्न हो, जीएसटी की स्क्रूटनी आए, जीएसटी में नोटिस आए, रिप्लाई करने, सब कुछ ऑनलाइन है। अनलेस एंड अनटिल आपको वहां बुलाया जाए तब तक सब कुछ ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन होने से मैंने आपको समझाया था करप्शन भी बहुत हद तक कम होगा। दूसरा, फुली ऑटोमेटेड में आपको एग्जांपल समझाया था कि आपको आईटीसी तब मिलेगा जब जिससे आपने खरीदा है उसने अपना जीएसटी रिटर्न सही से भरा है, उसने जीएसटी जमा किया है, उसने जीएसटी रिटर्न भरा है, तो आप आईटीसी के लिए एलिजिबल हैं, नहीं तो नहीं। और फुली ऑटोमेटिक इसलिए क्योंकि जब वो भरेगा तो वो आपका जीएसटी नंबर डाल रहा होगा कि हमने इसको बेचा है, और आप अपने जीएसटी लॉगिन से जब लॉगिन करेंगे तो आपके में ऑटोमेटिक शो कर रहा होगा। ठीक है, देखो भैया, जब जीएसटी आपका फुली ऑटोमेटिक है तो आपको अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, या आईटी बोलने तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बड़ी तगड़ी रखनी चाहिए भैया। क्योंकि अगर आपका सिस्टम बैठ गया, आपकी साइट बैठ गई। आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं। कई बार क्या होता है, जब ना आप लोगों का रिजल्ट आता है तो कई बार आपकी साइट बैठ जाती है, सीएस इंस्टीट्यूट की, सीए इंस्टीट्यूट की। अब समझिए रिजल्ट आया, कई बार ऐसा होता है, बहुत बार देखा गया, तो समझिए ये तो कम ही लोग कर रहे होंगे ऑल ओवर इंडिया में, तो अब साइट बैठ सकती। यहां तो ऑल ओवर इंडिया में जितने व्यापारी हैं सब लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, ज्यादातर लोग, सब लोग रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड हैं, तो इनकी साइट बैठनी नहीं चाहिए। लोड बहुत भयानक है, साइट बैठनी नहीं चाहिए। इसलिए इन्होंने बनाया जीएसटी नेटवर्क, जिसका मेन काम है पूरी आईटी नीड्स को कैटर करना, कि कहां पे क्या दिक्कत है, या कौन से फॉर्म और चेंज हो सकते हैं, या सिस्टम हम कैसे अपडेट करें ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। मैं आपको बताऊं, जब 2017 में आया था, हम लोग एक एक रिटर्न भरने में 2-2, 3-3 घंटे लग रहे थे। हम लोग ने, मैं अपनी बात बता रहा हूं, सभी के साथ हुआ था जितने प्रोफेशनल्स हैं, रिटर्न भरा, पूरा डेटा अपलोड किया, सब कुछ किया, उसके बाद सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश किया, डेटा गायब, उसमें दिखाई नहीं रहा है। हालत खराब हो गई, एक एक एंट्री। अब तो देखिए, एक एक एंट्री डालनी पड़ रही थी, जितना माल बेचा
किसको किसको बेचा, बिल टू बिल इंफॉर्मेशन। अब तो क्या है, सॉफ्टवेयर इतने बन गए हैं कि अगर जैसे आप टैली ERP 9 यूज करते हैं, जो भी आप यूज करते हैं, उसमें ऑटोमेटिक वो फाइल अपलोड हो जाती है बनके, तो एक एक एंट्री नहीं डालनी पड़ती, मतलब डालनी पड़ती, लेकिन थ्रू सॉफ्टवेयर इजी हो गया। तब तो नया नया था और तब बड़ी दिक्कतें थी, बट अब वो दिक्कतें गवर्नमेंट ने धीमे धीमे करते हुए कम कर दी हैं। तो कह रहे हैं साहब, एक जिएंट पोर्टल, एक बहुत बड़ा पोर्टल बनाया गवर्नमेंट ने, जिसको नाम दिया जीएसटी नेटवर्क। और जीएसटी नेटवर्क क्यों बनाया गया, इज यूज्ड टू एंश्योर वर्किंग ऑफ जीएसटी सिस्टम, जो कि एक तरीके से आईटी बैकबोन है जीएसटी की, ये नहीं बैठना चाहिए। इसीलिए इसके लिए जीएसटी नेटवर्क के लिए इन्होंने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल में इसको कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड करा रखा है, जो अभी आगे आएगा। एक बात बताओ, जैसे जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 को, एक बार जीएसटी आ गया, लॉ बन गया, एक्ट बन गया, एक्ट समझते हैं ना सभी लोग, एक्ट बन गया, उसके रूल्स आ गए, रेगुलेशंस आ गए, सारी चीजें आ गई। क्या गवर्नमेंट ने एक बार जो एक्ट बना दिया, गवर्नमेंट को आगे चल के उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी भाई। आज जो बन गया, आगे जाते जाते जैसे जैसे चीजें चेंज होंगी, वैसे वैसे जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोविड काल आया। अब कोविड काल आया, कुछ चीजें ऐसी थी जो बाहर से इंपोर्ट होनी थी या कुछ ऐसा होना था, तो गवर्नमेंट को उनपे तुरंत जीएसटी हटाना था कि हम नहीं लेंगे, तो जीएसटी आपको चेंज करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा। और केवल कोविड ही नहीं, टाइमली गवर्नमेंट रिव्यू करती रहती है कि कौन से प्रोडक्ट पे हम महंगा कर दें, कौन से प्रोडक्ट को सस्ता कर दें। इसके लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी काउंसिल बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है? जीएसटी काउंसिल। हमारे जीएसटी में एक एपेक्स बॉडी है, एपेक्स मतलब होता है सुप्रीम, जैसे एपेक्स कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स बॉडी है, जिसका मेन काम क्या है? जिसका मेन काम यह है कि पूरे जीएसटी लॉ को वो देखती रहती है, कोई नई पॉलिसीज लानी है तो वो लाती है, कोई अमेंडमेंट्स लानी है तो वो लाती रहती है। जीएसटी काउंसिल के जो चेयरमैन है वो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, और बाकी जितने स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट्स के भी होते हैं ना, सारे स्टेट्स के, वो सब उसके मेंबर है। यानी जीएसटी काउंसिल में सब बड़े लेवल के ऑफिसर्स बैठे हुए, आप कह सकते हैं बड़े लेवल के नेता बैठे हुए हैं। तो जीएसटी काउंसिल बनाना पड़ा, पढ़ के देखते हैं, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया। भाई अगर हमें बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में परमिशन तो चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन पहले अमेंड हुआ। पढ़ के देखिए क्या लिखा है, अ हाई पावर्ड फेडरल बॉडी, हाई पावर्ड, अच्छी खासी पावर एपेक्स बॉडी है, अ हाई पावर्ड फेडरल बॉडी जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल, ये बनाई गई, हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों बनाई गई सर? टू डिसाइड पॉलिसी मैटर्स। क्या रहेंगे? फॉर्मुलेट प्रिंसिपल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। कैसे प्रिंसिपल्स होंगे, क्या एडमिनिस्ट्रेशन होंगे। तो सर आज की तारीख में इस बॉडी की जरूरत है? बिल्कुल है बेटा, टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस होने वो सब ये सब देखते रहते हैं, क्या करना है क्या नहीं। तो जीएसटी काउंसिल अलग है और जीएसटी नेटवर्क अलग है, दोनों में डिफरेंस समझना है। जीएसटी नेटवर्क क्या है? इसका काम है आईटी नीड्स को देखना, और जीएसटी काउंसिल क्या है? ओवरऑल लॉ को देखना। भाई लॉ के हिसाब से आईटी नीड्स चेंज होती हैं, ठीक है। कुछ बेसिक समरी, कुछ बेसिक चीजें जीएसटी के बारे में मैंने आपको बताया था। जीएसटी सबसे पहले पता है कौन सी कंट्री में लगा था? फ्रांस थी पहली कंट्री, था फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट जीएसटी वाज फ्रांस। वो भी कब लग गया था? 1954 में। तो हम लोग देखिए साहब, मेरी तरफ देखिए, हम लोग पहली कंट्री, इसका मतलब नहीं थे, हम लोग नहीं जीत पाए, हार गए, बट देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। अच्छा, अपनी गवर्नमेंट कहती साहब नहीं लगा पाए पहले, यहां पे नहीं जीत पाए, लेकिन कहीं तो जीतना पड़ेगा। हमारे इंडिया में जीएसटी जो लगता है, आपको क्या लगता है? अगर मैंने आपको पढ़ाया नहीं लेकिन कॉमन सेंस आपके पास है, आपको क्या लगता है सारे प्रोडक्ट्स पे सेम रेट ऑफ जीएसटी होगा कि अलग अलग रेट होगा? अलग अलग रेट होगा। जैसा मान लो कोई वो बहुत नेसेसिटी वाला आइटम हो सकता है वो एग्जाम, तो उससे ऊपर वाला थोड़ा रेट पे हो, जो लग्जूरियस आइटम उस पर जीएसटी का रेट ज्यादा हो। हमारे इंडिया ने 28% तक जीएसटी लगा डाला, यानी कुछ प्रोडक्ट्स पे मैक्सिमम हमारे यहां जो रेट लगाया गया वो 28%। पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट आज की तारीख में 160 कंट्रीज ने जीएसटी लगा के रखा है। 160 कंट्रीज में से किसी के यहां इतना ज्यादा रेट नहीं है, सिर्फ अर्जेंटीना के यहां, वो भी हमारे से 27%, हमारे से कम है। तो हमने कहीं तो फर्स्ट आना था। जैसे अब इंडिया पॉपुलेशन के नंबर 1 है, अपन पीछे नहीं रहने वाले, तो कहीं तो फर्स्ट आना था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने मैक्सिमम रेट कुछ प्रोडक्ट्स पे जो था 28%, जो पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं नहीं था, ठीक है। पढ़ के देखते हैं, इंडिया हैज द हाईएस्ट टैक्स स्लैब इन द वर्ल्ड, दैट इज 28%, नेक्स्ट ओनली टू अर्जेंटीना जिसपे 27% है। तो हमें तो उससे ज्यादा भागना था, हमें नंबर 1 रहना था। कल को पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी पढ़ाया जा रहा हो, वही मान लो फ्रांस बैठ कर जीएसटी पढ़ रहा है फ्रांस वाला,
तो उसको पढ़ाया जाएगा कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेट कहां पे है, इंडिया। तो कम से कम को याद तो करे, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 160 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड फॉलो जीएसटी स्कीम ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। करीब 160 कंट्री, वैसे अब ये फिगर करीब करीब 195 कंट्रीज के लमसम हो चुकी है। बट आप चेंज ना करिएगा, आपके मॉड्यूल्स में कहीं कुछ नहीं चेंज किया, नहीं चेंज करने वाले हैं, इसलिए यही फिगर्स लिख दीजिएगा। रीजन भी जो ओल्ड सिलेबस वाले एमसीक्यू में है तो आप 160 कंट्री करिएगा, न्यू सिलेबस में भी 20 नंबर का पेपर एमसीक्यू है, ठीक है ना। तो मैं बताता इसलिए चलता हूं प्रैक्टिकल ज्ञान, ताकि आपको समझ में आता रहे, बट करते उतना चलते हैं कि एग्जाम में भी ऐसा ना हो कि मैं जो पढ़ाऊं और एग्जाम में आप करें तो आपको नंबर भी ना मिले, ठीक है। तो हम यही पढ़ के चलेंगे। करीब 160 कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में जीएसटी स्कीम को फॉलो करते हैं। सर आपने जैसा कि कहा जीएसटी में अलग अलग रेट्स हैं, बिल्कुल बेटा। तो सर करीब कितने रेट हैं बेटा? यहां तो अगर आप पढ़ो तो लिखा है करीब 4 रेट लिखे हुए दिख रहे हैं आपको। कुछ प्रोडक्ट पे 5 है, कुछ पे 12 है, कुछ पे 18 है, कुछ पे 28। अब ये 5 और 12 और 18 और 28 का मतलब समझिए, जैसे किसी पे 5% है तो इसका मतलब उस पे 2.5%, उसका आधा 2.5% लगेगा सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। 12 है तो 6, 18 है तो 9, 28 है तो 14। बट इनके अलावा भी रेट है, जैसे गोल्ड वगैरह ज्वेलरी खरीदने आप गए तो उस पर 3% रेट है। तो नॉर्मली ब्रॉडली रेट 4 है ज्यादातर चीजों पे, बट इसके अलावा भी रेट्स और भी हैं। तो खैर Indian GST has 4 rate structure, that is 5%, 12%, 18% and 28%। सर इसके अलावा भी आपने कुछ लिखा हुआ है, बिल्कुल। क्या लिखा है? विद सेस। सर कौन सा सेस? जैसे इनकम टैक्स में आपने पढ़ाया था हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये वो है? नहीं, ये है जीएसटी कंपनसेशन सेस। इसका पूरा नाम है जीएसटी कंपनसेशन सेस। प्यार से हम लोग सेस बोल लेते हैं, जब जीएसटी बोलते हैं तो प्यार से सेस बोलते हैं। पूरा नाम क्या आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, जीएसटी कंपनसेशन सेस। यानी जीएसटी तो लग ही रहा है, सेस भी लग रहा है। सर सेस सब पे लग रहा है? नहीं, सब पे नहीं लग रहा है, सारे गुड्स पे नहीं लग रहा है। तो सर किस पे लग रहा है? पढ़ के देखना, विद सेस ऑन सिन गुड्स एंड लग्जरी आइटम। सिन गुड्स मतलब, सिन मतलब पाप, यानी पापी गुड्स। पापी गुड्स पे गवर्नमेंट के लिए जीएसटी तो चाहिए ही चाहिए और सेस भी चाहिए। जैसे कि डीमेरिट गुड्स लाइक पान मसाला, टोबैको, मोटर कार, कोल, इरिएटेड वाटर एटसेट्रा। मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, थोड़ा जिस समझा दूं, हिस्ट्री समझा दूं, तो आपको ये समझ में जल्दी आ जाएगा। देखिए है क्या, जब जीएसटी लाने की बात हुई, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, मैं बहुत प्रैक्टिकली चलता हूं, है ना। मेरे को किताब में जो लिखा है उससे ज्यादा आपको समझाऊंगा, तभी मेरी और आपकी जीत है। जब जीएसटी आने की बात हुई तो स्टेट्स ना मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं सर, हम जीएसटी में नहीं आना चाहते। हमें एक बहुत बड़ा डर है कि अगर हमने अपने जो एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जैसे अभी हमें वैट से पैसा मिल रहा है, हमें सेंट्रल सेल्स टैक्स से पैसा मिल रहा है, और भी बहुत सारी चीजें, अगर हमने सर वो छोड़ के उनको हटा के जीएसटी में आ गए तो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन कम हो जाएगा। रेवेन्यू मतलब समझते हैं, टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा। सर आप हमको जीएसटी में न डालिए, हम नहीं आएंगे सर। और जीएसटी लाने के लिए उनकी सहमति भी जरूरी थी, क्योंकि जितने स्टेट्स हैं, बिना ऐसे जबरदस्ती थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट तुमको लगाना पड़ेगा, तो स्टेट की मर्जी है। अब साहब उनको मनाए कैसे? उनको मनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, जेटली साहब ने कहा, उस समय पे जेटली साहब थे ना, अब तो नहीं है। उन्होंने कहा कि सर आप परेशान ना होइए, हम आपको गारंटी देते हैं कि जीएसटी की वजह से आपका लॉस नहीं होगा। अगर आपका जीएसटी की वजह से लॉस हुआ तो उसकी भरपाई हम करेंगे, आप टेंशन ना लीजिए, आप हाँ बोलिए बस। उन्होंने साहब गारंटी मुंह जबानी का क्या मतलब है? आप समझ रहे हैं ना, मुंह जबानी तो कभी भी आप पलट जाएंगे, हम पलट जाएंगे, हम कितना पलटते हैं हम लोग तो सभी जानते हैं। हमको लिखित में दो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है, हम आपको लिखित में देते हैं, हम एक एक्ट बना देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम एक एक्ट बना देते हैं, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017। एक नया एक्ट बनाना पड़ा, जीएसटी कंपनसेशन। अभी सुन ली, सब आएगा आगे लिखा हुआ आएगा, आप सिर्फ सुनते रहिए, जहां मैं बोलूंगा लिख लो, वहां लिख लेना, बाकी सब लिखाएगा। जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017, जिसमें यह लिख दिया गया कि अगर किसी स्टेट को जीएसटी आने की वजह से कोई लॉस होता है तो उस लॉस की भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अब बोल तो आए जेटली साहब, लिख भी दिया गया, पर साहब करेगी कहां से? अगर वाकई लॉस हो गया तो उस लॉस की भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बैठ के ऐसा तो है नहीं मशीन लगा के नोट छाप देगी, उसके पास पैसा कहां से आएगा? जैसे नायक मूवी में बोलते हैं, अमरीश पुरी बोलता है कि ठीक है तुम एक दिन का सीएम बन जाओ, है ना। देखिए आप नायक पिक्चर देखिए, फिर बाद में वो कहते हैं ना कि ये जो बोल आए इस बेवकूफी के लिए कोई जगह है एक्ट में, वैसे ये जो बोल आए हैं इसकी भरपाई कहां से होगी साहब? तो उन्होंने कहा टेंशन ना लो, भरपाई कैसे होगी, किसको पकड़ेंगे? जनता को। एक काम करो भैया, जो डीमेरिट गुड्स हैं
जो डीमेरिट्स गुड्स हैं, जो बेकार गुड्स हैं, उन पे क्या करो, जीएसटी तो लगा ही लगाओ, वो तो लग ही रहा है, और उन पे एक जीएसटी कंपनसेशन सेस और लगा दो। उससे जो पैसा आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट पास जाएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी कि जीएसटी की वजह से अगर किसी स्टेट का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई करेगी। समझ गए? जेटली साहब खुद तो चले गए, लेकिन सबसे बड़ी कुल्हाड़ी अपने पैर पे मार के गए थे। क्यों? क्योंकि जब जीएसटी आया तब किसी को नहीं पता था कि बाद में कभी कोविड आ जाएगा। 2017 में पता था क्या आपने को? सुना ही नहीं था यार। लॉकडाउन जैसा शब्द तो बाद में समझा कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। सच्चाई यही है, कोई कितना ही बोले कि हमें सब पता था, लेकिन ऐसा नहीं था। कोविड आया, बिजनेसेस कितने बंद रहे, लॉकडाउन रहा, स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी की वजह से बहुत नुकसान हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट लोन ले लिए भरपाई कर रही है। कंपनसेशन सेस तो छोड़िए साहब, वो तो ले ही रही है, उसके अलावा लोन लेकर के भरपाई कर रही है। मैं आपको अंदर की बातें बताता रहता हूं। तो खैर वापस आते हैं, जीएसटी कंपनसेशन सेस समझ गए। तो जब भी हम यहाँ पे जीएसटी में सेस बोलेंगे आपके दिमाग में चल जाएगा जीएसटी कंपनसेशन सेस। क्या सर सारे प्रोडक्ट्स पे लगता है? नहीं जी बेटा, नहीं। सारे गुड्स सारे सर्विसेज पे नहीं लगता, कुछ गुड्स कुछ सर्विसेज पे लगता है, जिसमें से मैंने एग्जांपल के तौर पे लिस्ट डाल दी कि आपके दिमाग में बस इतना भी रहेगा तो काम आपका हो जाएगा, जिनको हम सिन गुड्स या लग्जरी आइटम्स या डीमेरिट गुड्स कुछ भी बोल सकते हैं। सिन मतलब होता है पाप, पापी गुड्स, जैसे कि पान मसाला, टोबैको, मोटर कार, कोल, इरिटेड वाटर। इरिटेड वाटर समझते हैं? सोडा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जिसमें एयर होती है, इरिटेड वाटर। ठीक है, ओके सर, ये तो समझ में आ गया कि ये जीएसटी के रेट्स हैं। इसके अलावा इन प्रोडक्ट पे रेट तो लग ही रहा है, जो भी रेट प्रिस्क्राइब्ड है, प्लस ये सब और लग रहा है। इसके अलावा गोल्ड वगैरह पे, प्रीशियस मेटल्स पे लाइक गोल्ड, टैक्स का रेट कम रखा है। कितने परसेंट रखा है? 3%। यानी जब आप सोना खरीदने जाएंगे तो आपसे वो सोने की वैल्यू लेगा, प्लस कितने परसेंट लेगा? 3%। और बहुत से लोग इसमें कहते हैं बिल मत दो, प्रैक्टिकल भी समझते चलते हैं। बिल नहीं लेंगे तो 3% बच जाता है, लेकिन कायदा क्या कहता है? आपको बिल ले लेना चाहिए। इसलिए ले लेना चाहिए जिस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिस नजरिए से मैं देख पा रहा हूं, शायद उस नजरिए से आप नहीं देख पा रहे हैं। जिस तरीके से गवर्नमेंट जो ना हर तरफ से लोगों को फांस रही है। कल को अगर आपसे पूछा गया जेवर कहां से आए आपके पास, तो बिल भी नहीं है आपके पास, वो तो साफ साफ ब्लैक मनी दिखाई दे रही है। इसलिए 3% दे दो भैया, बिल ले लो चुपचाप शांति से, ये सबसे अच्छी बात है। तो कह रहे 3% लगाया। सर जीएसटी 2017 में आप लोग करीब कितने बड़े रहे होंगे? स्कूल स्कूल जाते होंगे तब ना, तो सुना था कभी जीएसटी आ रहा है, ऐसा कुछ सुनते थे? जैसे वो जो एज होती है वो अपने ही इंसान। अकाउंट्स में एक चैप्टर आया था न्यूली, मैथ्स में एक चैप्टर डाला था जीएसटी के नाम पे। इसमें क्या सिखाते थे? अच्छा, ये सब सिखाते थे? अरे गजब, वेरी गुड वेरी गुड। खैर उस समय पे ना जब जीएसटी आने वाला था तो पीवी सिंधु जो है उसकी ब्रांड एम्बेसडर थी, और खूब ऐड किया हमारे गवर्नमेंट ने। उस समय बड़ा ऐड आया, बहुत टीवी पे बहुत ऐड आया कि एक देश एक कर, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी। ऐड इसलिए करना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि पब्लिक भड़क जाए, है ना, पब्लिक जगह जगह स्ट्राइक कर दे, चक्का जाम। आप समझ रहे हैं? बड़ा दिक्कत है। जब भी कोई नया लॉ लाया जाता है ना, तो गवर्नमेंट भी उतनी ही डरी रहती है कि लोग अपोज अपोज करेंगे, लेकिन इतना भयानक अपोज ना हो जाए कि इनको वापिस लेना पड़ जाए। वापिस लेना किसी भी गवर्नमेंट के लिए मुंह की खाने के बराबर है। जैसे हम टीचर्स मुंह की खाते हैं, मुंह से बोलते हैं तभी तो खाते हैं। तो कोई टीचर को छोड़ के बाकी कोई मुंह की खाना नहीं चाहता। तो भाई इनको भी बड़ा डर रहता है, इन्होंने इसलिए ऐड कराया कि नहीं साहब, एक देश एक कर, आपके लिए आसानी रहेगी, चीजें सस्ती होंगी, आईटीसी आपको मिलता रहेगा। तो भाई एक देश एक कर जीएसटी बनाया गया, लेकिन जीएसटी हमारे यहाँ सिंगल मॉडल पे तो बना नहीं। स्टेट्स ने कहा ऐसा तो सिंगल मॉडल मतलब कि जहां पे सारा पैसा सेंट्रल ले ले और सेंट्रल अपने हिसाब से स्टेट्स को एलोकेट कर दे, वो तो बना नहीं। तो हमारे यहाँ बना डुअल टैक्सेशन मॉडल। अब जब हमारे यहाँ डुअल टैक्सेशन मॉडल बना, तो हमारे जीएसटी का एक एक्ट नहीं बना। आपको क्या लगता है कितना एक्ट बने हमारे जीएसटी के? 2? नहीं जी नहीं, सच सुनो, 35 एक्ट हैं, 35 एक्ट है एट प्रेजेंट जीएसटी के। आपको 35 एक्ट पढ़ने हैं। बेहोश तो नहीं हो रहे आप? पानी यानी छिड़कवाएं। देयर आर 35 एक्ट्स अंडर जीएसटी। सर 35 एक्ट कैसे बने? मैं समझाता हूं आपको, पूरी चीजें आपको समझाऊंगा, ध्यान से। एक है सीजीएसटी एक्ट 2017, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 एक। 31 है एसजीएसटी एक्ट, 31 है एसजीएसटी एक्ट। सर 31 एसजीएसटी एक्ट? हाँ जी। आज की तारीख में आपको क्या लगता है कितने स्टेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया? ये तो सब बचपन में पढ़ाया जाता है। 29 नहीं है, 28 हो गए हैं। जेएंडके को यूटी में बना दिया गया, 28 स्टेट्स हैं, ठीक है ना। तो ये तो जीएसटी की नॉलेज नहीं है, करंट नॉलेज, करंट अफेयर्स की बात है। 28 स्टेट है। जो 28 स्टेट है, उन 28 स्टेट्स को 28 जीएसटी एक्ट बनाने पड़े।
यूपी जीएसटी एक्ट, आप समझ रहे हैं बात को, हरियाणा जीएसटी एक्ट, गोवा जीएसटी एक्ट, उत्तराखंड जीएसटी एक्ट। इसके अलावा 3 ऐसी यूटी हैं, यूटी क्या होता है, यूनियन टेरिटरी, 3 ऐसी यूटीज हैं जिसमें खुद की गवर्नमेंट है, खुद का लेजिस्लेचर है। दिल्ली, पुडुचेरी, जिसको पहले पौंडीचेरी बोला जाता था, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, जेएंडके, इन 3 ने भी अपने अपने सेपरेट बनाए। इनके ऊपर यूटी नहीं लगता, इनके ऊपर एसजीएसटी एक्ट लगता है। तो 28 वो 3 ये 31 एसजीएसटी एक्ट है। 31 स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 है। इसके अलावा बची और यूटीज, यूटीज पढ़ी है बचपन में कभी आपने, यूनियन टेरिटरीज। टोटल कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं आज की तारीख में? 9। अब हो गई है 8। आपको इंफॉर्मेशन ठीक है लेकिन अपडेटेड नहीं है। 8 हो चुकी है आज की तारीख में। सर 8 कैसे हो गई अभी समझा दूंगा। चलो, जितनी यूटीज हैं उन 8 में भी नाम में आऊंगा। उन 8 में 3 ऐसी यूटी हैं जिनमें खुद की गवर्नमेंट है, खुद का लेजिस्लेचर है। जैसे दिल्ली, मफलर वाले भाई साहब केजरीवाल, खुद का लेजिस्लेचर है, वो बन गए एसजीएसटी एक्ट में। तो एसजीएसटी हो गए 28 + 3 31 एसजीएसटी एक्ट है। बाकी 5 यूटीज के लिए यूनियन टेरिटरीज कौन सी होती हैं जिनको यूनियन गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, बाकी 5 यूटीज के लिए एक बनाया गया यूटी जीएसटी एक्ट। अभी तक कितने एक्ट हो गए? एक सीजीएसटी, गिनते जाना, छोड़ना नहीं, 35 गिनवाऊंगा आपको। एक सीजीएसटी, 31 एसजीएसटी, एक यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी के 5 एक्ट नहीं बनाए गए, एक एक्ट। कितने हुए? 33। सर आपने तो 35 बोला। एक है आईजीएसटी एक्ट। सर ये क्या है? आई है इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट। सर इसका यह है क्या? जब भी, इधर देखते जाइए, इधर देखते जाइए, सब समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स बिकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स बिकते हैं, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सर्विसेज रेंटेड होती हैं, तो बिल में सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगता, आईजीएसटी लगता है। क्या लगता है? आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो एक बनाना पड़ा आईजीएसटी एक्ट। कितने हो गए? 34। सर आप तो 35 बोल रहे हैं, एक पहले ही डिस्कस किया, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017। तो एक देश एक कर, अगर इसको सच बोले तो एक देश 35 कर। सच तो यह बनता है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट की बहुत तारीफ करें, जितनी तारीफ करें उतनी ज्यादा है, मतलब उतनी कम है। गवर्नमेंट ने 31 एसजीएसटी एक्ट जो बनाए, अब आपको पढ़ने भाई, सारे पढ़ने। आपको क्या लगता है आपको कौन सा पढ़ना है? यूपी का एसजीएसटी एक्ट पढ़ना होगा कि हरियाणा का कि दिल्ली का? सारे क्यों? आप तो यूपी से पेपर दे रहे हो। कानपुर का पढ़ लो। नहीं भाई, आप नेशनल लेवल पेपर दे रहे हो। आप ऐसा थोड़ी ना कि यूपी में तो आपका पेपर अलग आएगा। जो मुंबई में बैठ के बच्चे कुछ है अपने यहाँ, लोग इंटरनेशनली पढ़ाने लगे हैं, तो कुछ बच्चा महाराष्ट्र में बैठ के दे रहे होंगे तो उनका पेपर अलग है। ऐसा नहीं होता, पेपर तो सबका सेम आएगा साहब। तो आपको पढ़ने हैं पूरे 31 वो, एक सीजीएसटी, एक यूटीजीएसटी, सब है आपके करिकुलम में, है ना। एक जीएसटी कंपनसेशन एक्ट, एक आईजीएसटी, पूरे 35 एक्ट पढ़ने हैं। पानी नहीं पीना आपको? नहीं, देखिए सुनिए, 35 पूरे पढ़ने, बट 35 पढ़ने के लिए हमें 35 मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसमें थैंक्स टू गवर्नमेंट ने जितने भी एसजीएसटी एक्ट बनाए वो एग्जैक्टली सेम बनाए, जो सीजीएसटी में लिखा है एक्ट में वही एसजीएसटी में लिखा है। बस अंतर क्या, जहां जहां सेंट्रल लिखा है वहां वो स्टेट लिखा है। पूरे के पूरे 31 एसजीएसटी एक्ट एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट किए गए जितना सीजीएसटी में लिखा है। तो हमारे करिकुलम में सिर्फ सीजीएसटी एक्ट है। इंस्टीट्यूट ने आपके करिकुलम में सिर्फ सीजीएसटी एक्ट डाला है, यूटीजीएसटी एक्ट डाला है, आईजीएसटी एक्ट डाला है, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट डाला है। सुनने में ज्यादा लग रहा है नहीं ज्यादा, टेंशन ना लो। लेकिन जब हम लोग सीजीएसटी पढ़ लेंगे तो हम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि हमने एसजीएसटी भी पढ़ ली है। आप समझे क्यों पढ़ ली है हम लोगों ने? एग्जैक्टली सभी कुछ जैसा सीजीएसटी में है वैसा ही एसजीएसटी में, और बहुत सिमिलर उसी तरीके का यूटीजीएसटी बनाया गया विद सर्टेन चेंजेस जो रिक्वायर्ड थे, एंड थोड़ी चीजें वैसी आईजीएसटी में रखी गई, बट थोड़े चेंजेस जो करने पड़े वो सब पढ़ेंगे। तो 35 एक्ट हैं, लेकिन इतनी टफनेस नहीं है जो पहले हुआ करती थी। भाई बच्चों के लिए भी दिक्कत थी, पहले इतने सारे वैट एक्ट सब पढ़ो बैठ करके, है ना। बच्चों के लिए भी दिक्कत थी, प्रोफेशनल जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी सबकी नॉलेज चाहिए। अब क्या है, आपने एक एक्ट पढ़ लिया, आपका सारा काम हो गया। तो बनाने क्यों पड़े? फिर बनाते ही नहीं। जब सबको सेम ही लिखना था तो इतने बनाने क्यों पड़े? भाई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कैसे आएगी?
आप कैसे लगाओगे फिर स्टेट्स में एसजीएसटी? लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन आपको पावर देता है, तो उसको एक लीगल एनफोर्समेंट देनी पड़ेगी ना। जब स्टेट्स पास करेंगे एसजीएसटी एक्ट तभी तो एसजीएसटी लगा पाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो जैसे हम लोग एसजीएसटी पढ़ते हैं ना, तो अगर यूपी में विद इन यूपी माल बिका तो वो बन जाता है यूपी जीएसटी। एक होता है सीजीएसटी, बिल में लगा मिलता है एसजीएसटी, पर उसको और डेप्थ में समझे तो वो एसजीएसटी कौन सा स्टेट है? यूपी, तो यूपी जीएसटी। हरियाणा का हरियाणा में माल बिका तो वो हरियाणा जीएसटी बन जाता है। तो लीगली चोला पहनाने के लिए तो एक्ट तो पास करने ही पड़ेंगे, बिना उसके आप कैसे लगा लोगे? पढ़ के देखते हैं। जीएसटी is covered under 5 legislation, that is Central GST Act, State GST Act, legislations 5 है, एक्ट टोटल 35 है। तो सेंट्रल जीएसटी एक्ट, स्टेट जीएसटी एक्ट, इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट, यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट एंड जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017। अब एक काम करिए, पहला काम तो ये करिए कि यहां पे ऊपर नीचे यहां पे एक काम करिए, कहीं पे एक स्टार बनाइए, इस पूरे में एक स्टार बनाइए, और जहां पे भी आपके पास जगह हो शीट में ऊपर नीचे, वहां पे मैं कुछ लाइनें बोलूंगा, डिक्टेट करूंगा, नोट करिए। मैं लिखवा देता हूं ना आपको कि कौन से हैं, कितने हैं, ताकि आपको बाद में कोई भी तरीके की इस तरीके की कंफ्यूजन पैदा ना हो। बोलूं? लिखिए 31 SGST एक्ट आर देयर, 31 SGST एक्ट आर देयर, ब्रैकेट में या आगे, दैट इज, ऐसे लिखिए, दैट इज फॉर 28 स्टेट्स, 31 कैसे बने वो लिखवा रहा हूं, दैट इज फॉर 28 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर, विथ लेजिस्लेचर मतलब सर, लेजिस्लेचर मतलब जहां पे खुद की गवर्नमेंट है, 3 यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर्स, नेमली, नेमली वो 3 यूटीज के नाम लिख लो, नेमली दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन में, फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन। यूटीजीएसटी एक्ट कितने हैं? एक है, यूटीजीएसटी एक्ट एक है, ठीक है ना। 1 यूटीजीएसटी एक्ट इज देयर, 1 यूटीजीएसटी एक्ट इज देयर which covers 5 UTs, namely Andaman and Nicobar Islands, लक्षद्वीप, कितनी हुई? 2। अब सुनना, आपने बचपन में पढ़ी थी, एक पढ़ी होगी दादर एंड नगर हवेली और एक पढ़ी थी दमन एंड दीव। अब ये दोनों मर्ज होके एक बन गई हैं, इसलिए आप लोग जो 9 बोल रहे थे वो 8 हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो तीसरी लिखो, तीसरे का पूरे का नाम क्या है, देखो, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये एक हो गई। अब दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, कितनी हो गई? 3, कॉमा, चौथी लिखो लद्दाख। लद्दाख कहां से आ गया? छोड़ो, एंड, अब जब नई नॉलेज है तो कहां इतना कहां समझेंगे। एंड आप बताओगे कौन सा नाम बच रहा है? यूटीज तो पढ़ी थी ना, एक कौन सा नाम बच रहा है? सही आ रहा है, सही आ रहा है, कहीं से आ रहा, तुमने सुना है? जम्मू कश्मीर थोड़ी ना, वो तो ऊपर लिख तो लिया लेजिस्लेचर के साथ है, चंडीगढ़। तो ये है सिचुएशन, ये 5 यूटीज हैं जिसमें खुद का लेजिस्लेचर नहीं है, इसलिए वो यूटी जीएसटी एक्ट में कवर्ड हैं। और ऊपर जो थे वो 3 यूटीज जिनमें खुद का लेजिस्लेचर था, तो उसमें यूटी जीएसटी ना लग करके एसजीएसटी लगता है, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, देखिए, जब गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, मेरी तरफ देखिएगा, सब अभी आगे आएगा, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूं। जब गुड्स या सर्विस प्रोवाइड होती हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में,
तो बिल में सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लग करके क्या लगता है, आईजीएसटी। क्या लगता है, आईजीएसटी। ऐसे ही जब गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं एक स्टेट से दूसरी यूटी में, मान लो गुड्स हरियाणा से चंडीगढ़ बेचे गए एक स्टेट से दूसरी यूटी, तो भी आईजीएसटी एक्ट लगता है। या चंडीगढ़ से हरियाणा, तो भी आईजीएसटी। या एक यूटी से दूसरी यूटी में बेचा गया, तो भी आईजीएसटी। एक यूटी मान लो चंडीगढ़ से भेजा गया कहां पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो भी आईजीएसटी। तो जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक यूटी से दूसरी यूटी, एक स्टेट से दूसरी यूटी, एक यूटी से दूसरा स्टेट, तो बिल में आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बट जब विद इन स्टेट माल बेचा जाता है, विद इन स्टेट, हरियाणा से हरियाणा, यूपी से यूपी, उत्तराखंड से उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश, विद इन स्टेट जब माल बेचा जाता है तो बिल में लगता है सीजीएसटी एसजीएसटी। और जब विद इन यूटी माल बेचा जाता है, सीजीएसटी एंड यूटी जीएसटी लगता है। विद इन यूटी अगर बेचा जाए, चंडीगढ़ से चंडीगढ़ बेचा गया, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं, सीजीएसटी और यूटी जीएसटी। वही अगर मान लो 18% रेट है तो 9% सीजीएसटी, 9% यूटी जीएसटी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में बेचा गया, सीजीएसटी एंड यूटी जीएसटी। तो विद इन यूटीज सीजीएसटी यूटी जीएसटी, विद इन स्टेट्स सीजीएसटी एसजीएसटी, और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट या जो इतना बना ले दूसरा दूसरा तो आईजीएसटी। जब इधर एक चीज सुन ही रहे हैं तो पूरी बात सुन लेते हैं, कहानी आधी नहीं छोड़नी चाहिए। जब विद इन स्टेट गुड्स बेचे जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई। मतलब विद इन स्टेट भी इसी में कवर हो गया, विद इन यूटीज भी कवर हो गया। उसको इंट्रा यूटी ना बोल के इंट्रा स्टेट ही बोल लेते हैं। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट। और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक यूटी से दूसरी यूटी, एक स्टेट से दूसरी यूटी, एक यूटी से दूसरा स्टेट बेचा जाता है तो इंटर स्टेट सप्लाई बोला जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो बिल में आईजीएसटी लगता है, अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो बिल में आईजीएसटी लगता है, और अगर इंटर स्टेट सप्लाई है और वो विद इन स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, विद इन यूटी है तो सीजीएसटी यूटी जीएसटी लगता है। और इन तीन जो है दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, इनमें यूटी नहीं लगता, स्टेट्स का दर्जा मिला हुआ है, एसजीएसटी लगता है यूटीज, बट अपनी खुद की गवर्नमेंट है इसलिए और जीएसटी पर्पसेस इन पे सेपरेट एसजीएसटी एक्ट लगता है, ना कि यूटी। सर बेटा, सर ये बताइए, ये जो सीजीएसटी होता है जिसको आप सेंट्रल जीएसटी बोलते हैं या प्यार से हम लोग सीजीएसटी बोलते हैं, सर ये पैसा किसके पास जाता होगा, आप बताओ कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, वेरी गुड। सर ये जो एसजीएसटी का पैसा है ये किसके पास जाता होगा, स्टेट गवर्नमेंट, जो रिस्पेक्टिव स्टेट है उसके पास जाता है। सर 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 बेटा, सर ये जो आईजीएसटी है जो आपने कहा इंटर स्टेट सप्लाई पे लगता है, सर इसका पैसा किसके पास जाता है, इसका पैसा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसके पास जाता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उसमें से आधा हिस्सा उसका होता है। अगर जैसे मान लो 18% रेट है तो आईजीएसटी लगेगा 18%, उसका आधा उसका और आधा स्टेट का, तो आधा अपने पास रखती है और आधा स्टेट को दे देती है जिस स्टेट का होता है। जाता किसके पास है, हम लोग किसके पास भेजते हैं, जो जमा करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, हमारे पास से चला जाता है। सर 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 ये यूटी जीएसटी का पैसा ये यूटीज को चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट वहां रेगुलेट कर रही है, वो उसके हिसाब से यूटीज के ऊपर खर्चा करती है। यूटीज क्यों बनाई गई ये पता है ना आपको, यूटीज मतलब जीएसटी नहीं बोल रहा हूं, हिस्ट्री में यूटी क्यों होती है हमारे इंडिया में, वो स्टेट क्यों नहीं, यूटी है। यूटी क्यों है, बेसिकली उनको यूटीज इसलिए बनाया गया, थोड़ा बहुत ज्ञान स्कूल वाले जब दे रहे थे तो अगर आप ले लेते तो बहुत बढ़िया रहता। उनको यूटीज का दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि जब स्टेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था तो कुछ जगह हमारे इंडिया में ऐसी थी, या तो वो इतनी स्मॉल थी कि उनको स्टेट का दर्जा दिया जा पाए, इतनी छोटी थी कि उनको स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा सकता, कि अपनी खुद की गवर्नमेंट इतना खर्चा नहीं किया जा सकता, या फिर वो फाइनेंशियली इतनी इम्बैलेंस थी कि अगर वहां पे स्टेट बना दिया तो वो स्टेट सर्वाइव नहीं कर सकते, वो मर जाते। इसलिए तब गवर्नमेंट ने कहा कि इसको हम अपने अंडर रखेंगे, यूनियन गवर्नमेंट ने कहा ये हमारी छत्र छाया में रहेगी। नहीं समझे, जो ज्यादा दिक्कत थी उसको यूनियन गवर्नमेंट ने अपना सहारा दिया, तो वो यूटीज में तब्दील हुई। ठीक है, ये जीएसटी से कोई लेना देना नहीं, जीएसटी में नहीं पूछेगा, बट थोड़ा सा जानकारी के लिए। तो सर यूटीज का पैसा यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है, बट यूटीज के पास चला जाता है, तो हम ये मानेंगे कि यूटीज के पास चला जाएगा, ये नहीं मानेंगे कि सेंट्रल के पास चलेगा। और सर ये जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट है, इसका पैसा कंपनसेशन सेस से जो पैसा आएगा पहले वो मिलेगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी अगली लाइन पढ़ना आपको समझ में आएगी, इसमें से तीन ऐसे हैं, एक इंटीग्रेटेड जीएसटी, एक कंपनसेशन सेस और एक सेंट्रल जीएसटी। ये तीन कौन चार्ज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट।
जितनी भी हमारे जीएसटी में टैक्सेशन पॉलिसीज हैं, अमेंडमेंट्स हैं, ये सब किसकी रिकमेंडेशंस पे होती हैं? जीएसटी काउंसिल, अगली लाइन इसी बारे में है। ऑल टैक्सेशन पॉलिसीज एंड देयर इंप्लीमेंटेशन आर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। यहां तक कोई डाउट है तो पहले आप पूछ लीजिए, फिर आगे चलेंगे। पहले आप अपना डाउट कोई भी आए, अगर आपके दिमाग कह रहा हो कि छोटे से छोटा डाउट है तो भी पूछ लीजिए। कह रही हैं रोहिणी, कह रही हैं आप कौन सा चैप्टर पढ़ा है? बेटा मैं जीएसटी पढ़ा रहा हूँ, अपने नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और आपके पास अगर नोट्स ना हो तो आप ऑफिस वाले नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपके पास नोट्स आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, और किसी का कोई डाउट है? हाँ, डम साइड डाउट पूछना, बस देखो बहुत ज्यादा टेक्निकल डाउट पूछेंगे शायद मैं बता भी ना पाऊँ, इसलिए आप डम साइड पूछिए। हाँ हाँ, देखिए यूटीज कह रही है अगर गवर्नमेंट के अंदर ही आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सीजीएसटी अलग से क्यों ले रही है? नहीं साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उनके फंड्स अलग रखती है कि वो उस यूटी पे है तो उस यूटी के डेवलपमेंट पे खर्चा होगा। तो एक हिस्सा सेंट्रल अपने हिस्से पे ले रही है और एक हिस्सा उस यूटी का है। बट यूटी के लिए सेपरेट एक्ट नहीं बना सकते थे, तो उन्होंने एक यूटी जीएसटी एक्ट बना के सारी यूटीज कवर कर ली। बट उनका फंड्स वो अलग रख रहे हैं कि हम यूटीज पे खर्चा करेंगे, मतलब उसका यूटी जीएसटी से जो कलेक्शन है वो फंड्स अलग है, ठीक है। और कोई डाउट कोई भी दिमाग में आपके हो प्लीज पूछ ले। आपके दिमाग में कुछ आ रहा है शायद डाउट? हाँ हाँ, नहीं आ रहा है किसी के दिमाग में? नहीं है ऑनलाइन किसी को? नहीं, अच्छा। अगर किसी कुछ नहीं पूछना तो अगली लाइन में हम लोग आते हैं और इसको समझने में टाइम लगाते हैं। अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है अगली लाइन में टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई। पहले इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो और फिर मेरी तरफ देखो, मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। इस लाइन के पीछे, लाइन तो जरा सी है लेकिन चर्चा बड़ी है साहब। सुनिए साहब, सबसे पहली बात, सर ये टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? भाई ये टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई तो बात की बात है, सर ये क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सेबल इवेंट? टैक्सेबल इवेंट वो इवेंट होता है जिस इवेंट पे आपके ऊपर टैक्स अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे 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 इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स कब देना पड़ता है? जब आप इनकम कमाए एक लिमिट से ऊपर। और कोई इंसान अगर इनकम ही नहीं कमा रहा है तो इनकम टैक्स अट्रैक्ट नहीं होगा। तो इनकम टैक्स में इनकम अर्न करना टैक्सेबल इवेंट है। वैसे ही हर जगह पे टैक्सेबल इवेंट तो चाहिए कि हम ऐसा क्या करें, हम ऐसा क्या करें कि हमारे पर जीएसटी लग गया, हम ऐसा क्या करें कि हमारे पर जीएसटी लग गया। तो एक टैक्सेबल इवेंट तो बताना पड़ेगा आपको। अब लॉ मेकर ने जब जीएसटी बनाया तो उसने ना घाट घाट का पानी पी रखा था। मैं जितने वर्ड्स बोल रहा हूं बहुत गहराई है, ध्यान से सुनते जाना। लॉ मेकर ने जब जीएसटी बनाया तो वो नया नहीं था, वो घाट घाट का पानी पी चुका था। उसको पता था पुराने लॉज में जो दिक्कतें हैं वो इस लॉ में वो नहीं लेके आने वाला था। हम लोग अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं कि जीएसटी जो बनाया गया वो कैसे बनाया गया, सुनिएगा। जीएसटी कैसे बनाया गया, वो जो 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सबकी जो लॉ मेकर को अच्छी अच्छी चीजें लगी उन सबको लेकर के उसने मिक्सी में डाला, उसको पीसा, थोड़े बहुत फ्लेवर्स ऐड करे और जीएसटी लॉ बन गया। ऐसा आप कहीं लिख के नहीं आएंगे। तो अब देखो लॉ मेकर घाट घाट का पानी पी चुका था। होता क्या था, ध्यान सुनना। जैसे पहले अलग अलग एक्ट्स थे, तो पहले अलग अलग एक्ट्स में अलग अलग टैक्सेबल इवेंट हुआ करते थे। जैसे एक्साइज ड्यूटी लगा करती थी पहले, वो लगती थी मैन्युफैक्चरिंग में, उसका टैक्सेबल इवेंट हुआ करता था मैन्युफैक्चरिंग। कि अगर आपने किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करी तो एक्साइज ड्यूटी अट्रैक्ट हो जाएगी, अगर आपने मैन्युफैक्चर किया, इन इंडिया गुड्स मैन्युफैक्चर किए। अब जो मैन्युफैक्चरिंग वर्ड आपको दिख रहा है ना इतना अच्छे से, आपने हाँ हाँ हिलाया, ये सबसे कलेशी वर्ड हुआ करता था। क्योंकि पूरे एक्साइज एक्ट में, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 था, उसमें पूरे एक्साइज एक्ट में कहीं पे भी मैन्युफैक्चरिंग वर्ड उन्होंने डिफाइन नहीं किया था। जो टैक्सेबल इवेंट था उसकी डेफिनेशन ही नहीं दी। और जब उसकी डेफिनेशन नहीं दी थी तो इतने कलेश, इतने डिस्प्यूट, इतने केसेस। मतलब हम लोग जब एक्साइज पढ़ते थे तो एक केस लॉ कितनी मोटी बुक होती थी, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इतने केस लॉज है। सर ऐसे कैसे, हम समझ आते हैं हमको। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है भैया? मान लीजिए सपोज करिए एक प्लेन पेपर है, एक सादा पेपर लिया, उसमें हमने कुछ प्रिंट कर दिया, उसमें हमने कुछ प्रिंट कर दिया। क्या ये मैन्युफैक्चरिंग है? यस और नो? भाई डिस्प्यूटेड केस है, चेंज तो हो गया। मैन्युफैक्चरिंग का केवल मतलब आप जो समझते हैं, आप सोचते हैं कि हमने पेन बना दिया, ये मैन्युफैक्चरिंग है। नहीं जाए, नहीं जी नहीं। हमने एक सिंपल मिल्क लिया, उसमें फ्लेवर्स ऐड करे, वो बन गया इलायची मिल्क। मैन्युफैक्चरिंग है क्या? नहीं।
बहुत कलेशी वर्ड था मैन्युफैक्चरिंग, इतने केसेस हुए उस पे जिसकी कोई तथा नहीं थी। ऐसे ही जब वैट था, वैट का टैक्सेबल इवेंट हुआ करता था ऑन सेल। सेंट्रल सेल्स टैक्स का टैक्सेबल इवेंट हुआ करता था जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल बेचेंगे। सर्विस टैक्स का टैक्सेबल इवेंट हुआ करता था प्रोविजन ऑफ सर्विस प्रोवाइड करने। बट ये जितने आपको भी सुनने में लग रहे हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ करते थे, बहुत सारे डिस्प्यूट होते थे। सबसे ज्यादा डिस्प्यूट तो मैन्युफैक्चरिंग पे होते थे। जब लॉ मेकर जीएसटी बना रहा था तो जीएसटी तो सबको मिला के एक बन रहा था, तो उसमें एक टैक्सेबल इवेंट रखना था कि 17 टैक्सेबल इवेंट रखने थे? एक। अब लॉ मेकर घाट घाट का पानी पी चुका था, उसने जीएसटी लॉ में टैक्सेबल इवेंट में वर्ड सेल यूज नहीं किया। उसने कहा जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट होगा सप्लाई। क्या होगा सर? सप्लाई क्या होगा? अच्छी बात यह रही इस बार लॉ मेकर ने ध्यान दिया और लॉ मेकर ने सप्लाई को डिफाइन किया। एक्साइज में जो दिक्कत थी उसको भी पता था विवाद होते हैं, वो विवाद यहां ना हो, इसलिए उसने सप्लाई को डिफाइन किया कि सप्लाई क्या होता है, सप्लाई क्या नहीं होता है। जिसको पढ़ाने में मेरे को आपको 3 से 4 टन जाएंगे सप्लाई पढ़ाने में कि सप्लाई क्या होता है, टैक्सेबल इवेंट क्या होता है। क्यों? क्योंकि भाई जब तक ये नहीं समझ में आएगा कि सप्लाई वर्ड का मतलब क्या है, तब तक ये नहीं समझ में आएगा जीएसटी लगा कि नहीं लगा इसके ऊपर। क्योंकि अगर कोई चीज सप्लाई नहीं है तो जीएसटी लगा ही नहीं उसके ऊपर, और कोई चीज सप्लाई है तो जीएसटी लग रहा है। आपको बात जा रही दिमाग में? जैसे मान लीजिए आप घर पे गए, आपके पेरेंट्स ने आपसे कहा बेटा एक गिलास पानी पिला दो, तो उन्होंने आपने एक गिलास पानी पिला दिया। क्या ये सप्लाई है? मैं आपसे पूछ नहीं रहा, मैं तो बताऊंगा बाद में, जब पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। अगर सप्लाई होगी तो जीएसटी की बात आ सकती है, नहीं होगी तो जीएसटी की बात नहीं आ सकती। सर एक बात बताइए, पूछो बेटा, सर अगर सप्लाई होगी किसी भी चीज, जो भी हमने किया, जो भी हरकत हमने करी, अगर वो सप्लाई है, सप्लाई की डेफिनेशन में विद इन फॉल करता है, तो क्या हमें जीएसटी देना ही पड़ेगा? देना ही पड़ेगा? आंसर इज नो। सर क्यों? सप्लाई है तो देना पड़ेगा? नहीं, देखो, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा, सप्लाई है तो भी हो सकता है लगे, हो सकता है ना लगे। सर मतलब हो सकता है सप्लाई तो है, लेकिन गवर्नमेंट ने उस प्रोडक्ट को एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन से एग्जेम्प्ट कर रखा हो सकता है गवर्नमेंट ने कह रखा हो कि वेजिटेबल्स बेचने पे जीएसटी नहीं लगाएंगे। तो आलू वाले ने आलू बेचा, आपने कहा भैया 2 किलो आलू दे दो। सप्लाई तो है, सेल है। अभी सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, सप्लाई की डेफिनेशन बड़ी, उसमें सेल भी है, बहुत कुछ और भी है। सप्लाई तो है बट गवर्नमेंट को उस पर जीएसटी नहीं लगाना, तो गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा। या फिर सप्लाई तो है लेकिन जो इंसान बेच रहा है वो इतना छोटा व्यापारी है कि उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी मैं ना आपको, अभी मतलब आज नहीं, अभी जीएसटी पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जीएसटी लॉ में किसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, कब कराना पड़ता है। तो उसमें मैं आपको सिर्फ सुन लो, कुछ नहीं लिखा मैंने, मैं उसको मैं ना आपको थ्रेशोल्ड लिमिट्स पढ़ाऊंगा कि अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की आपकी लायबिलिटी है, नहीं तो ना कराइए। किसी चीज के लिए 20 लाख पढ़ाऊंगा, कुछ स्टेट के लिए 10 लाख, वो वहां पढ़ाऊंगा। अभी 40 समझते हैं। मान लो एक इंसान गुड्स बेचता है, तो मैं आपको वहां पढ़ाऊंगा कि अगर उसका टर्नओवर 40 लाख या उससे कम है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। तो मान लो एक छोटा दुकानदार है, छोटा व्यापारी है, गुड्स बेचता है, लेकिन उसका पूरे साल का टर्नओवर 40 लाख से कम है। बेच रहा है, सप्लाई तो कर रहा है, जो चीज बेच रहा है उसमें जीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं है, लेकिन वो छोटा व्यापारी है, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गवर्नमेंट ने मना किया, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा, जीएसटी नहीं लगेगा। 100 की सीधी एक बात, जब भी कोई भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन लाया जाता है, इवन इनडायरेक्ट या डायरेक्ट में भी है, तो भाई एक लिमिट रखी जाती है, सब पे नहीं लगा दिया जाएगा कि जैसे आप गए, आपने जाकर के एक भुट्टा खा लिया, भुट्टा समझते हैं, कौन खा लिया है ना, जो भी, या कुछ भी, भेलपूड़ी खा ली ठेले वाले से, तो भेलपूड़ी वो ठेले वाले से खा लिया, वो भी अगर आपको क्या रुकिए, ये लीजिए भेलपूड़ी, जस्ट अ मिनट, आई एम मेकिंग अ टैक्स इनवॉइस, भेलपूड़ी ऑफ ₹10, जीएसटी 5%। वो इतना पढ़ा लिखा होगा तो कहेगा हम भेलपूड़ी बेचेंगे। आप समझ रहे हैं? तो कोई भी जब भी टैक्सेशन आता है ना, तो वहां पे एक थ्रेशोल्ड लिमिट दी जाती है कि साहब इसके ऊपर हम आपसे टैक्स चार्ज करेंगे, नहीं तो हम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। तो वो हर जगह, जैसे इनकम टैक्स में भी आपको थ्रेशोल्ड लिमिट है, जिसको हम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वहां पे बोलते हैं, वो कितनी है? 2.5 लाख, किसी के लिए 2.5 लाख, सीनियर सिटीजन 3-5, जो भी पड़ा था। तो साहब गवर्नमेंट ने वो बना रखी है। यानी मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करने वाला हूं, मैं देखो बड़ी बारीकियां पकड़ता हूं। बारीकियां मैं इसलिए पकड़ता हूं क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, मैं जब देखता हूं तो लोगों को ये लगता है, सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेजरली कर रहा हूं, लगता है कोई चीज सप्लाई नहीं है तो टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा, कोई चीज सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। पहली वाली स्टेटमेंट तो सही है, कोई चीज सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लग सकता, लेकिन दूसरी वाली स्टेटमेंट, कोई चीज सप्लाई है तो हो सकता है जीएसटी लगे और हो सकता है तब भी ना लगे। समझ में आई?
तो जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है? कोई पूछे आपसे, सप्लाई है। सर ये सप्लाई आप पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे, इसके बिना तो काम ही कैसे चलेगा। ठीक है, वापिस आइए, और पॉइंट्स पढ़ते हैं, सप्लाई पढ़ेंगे, पहले बेसिक समरी पढ़ते हैं, बाकी जब वक्त आएगा तो वो भी पढ़ेंगे। भाई सारे स्टेट्स ने जीएसटी लगा दिया, हमारे इंडिया में सब जगह लग गया, आप जानते हैं। जिसमें से सबसे पहला जो स्टेट था जिसने जीएसटी को रेटिफाई किया, यानी अप्रूव किया, यानी हामी भरी कि हाँ भाई हम जीएसटी लगाने के लिए तैयार हैं, वो था असम। सबसे पहले किसने अप्रूव किया? असम ने। ये सब आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। लेकिन 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 तेलंगाना ऐसा स्टेट था जो कि आगे भाग गया और उसने पास सबसे पहले कर दिया। एक होता है अप्रूव करना, उसके बाद आपको पास करना पड़ेगा बिल को, तभी तो स्टेट जीएसटी एक्ट बनेगा। तो असम वाज द फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई, दैट इज अप्रूव जीएसटी बिल, बट तेलंगाना वाज द फर्स्ट स्टेट टू पास जीएसटी बिल। बात समझ में आ गई आपको? ये पूछ सकता है जस्ट जनरल नॉलेज के लिए। आपने ऊपर पढ़ा था जीएसटी काउंसिल एपेक्स बॉडी है, हाई पावर्ड बॉडी है ना, जो सर कहां पे है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? दिल्ली में। जिसके जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो उसकी चेयरपर्सन है, और जितने भी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो सब उस जीएसटी काउंसिल के मेंबर हैं। जीएसटी कब आया? तो 1 जुलाई विल बी ऑब्जर्व्ड एज द जीएसटी डे। 1 जुलाई को वैसे और भी डे होते हैं, क्या पता है, मैं शादी की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी 1 जुलाई को नहीं हुई थी। 1 जुलाई को सीए डे भी होता है, डॉक्टर्स डे भी होता है। तो खैर 1 जुलाई 2017 जीएसटी डे के हिसाब से बनाया जाता है। और सर फिर ये क्या लिखा है? ये लिखा है मैंने आपको कि जीएसटी में कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट है। सर थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब क्या होता है? थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब होता है कि अगर आपका टर्नओवर इस लिमिट के विदिन है तो साहब आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत है, मत कराओ रजिस्ट्रेशन। सर वो कितनी लिमिट है? कुछ लोगों के लिए 40 है, कुछ के लिए 20 है, कुछ कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट है उनके लिए 10 लाख है। सर किसके लिए क्या है? ये सब बाद में पढ़ाऊंगा, जीएसटी में ही पढ़ाऊंगा, यहीं पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, लेकिन वक्त आने पे। सर 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 मान लो ना सर, मान लो किसी के लिए 40 लाख की लिमिट है और उसका टर्नओवर 40 से ज्यादा है, तो फिर तो कराना पड़ेगा। सर 40 से कम है, नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन वो कह रहा है नहीं नहीं हमें कुल्हाड़ी में कूदना है। एक होता है कुल्हाड़ी पैर पे मारना, एक होता है पैर कुल्हाड़ी पे मारना। हमें कुल्हाड़ी में कूदना, हमें कराना है, हमें चाहिए रजिस्ट्रेशन। तो क्या हम करा सकते हैं? बिल्कुल करा लीजिए, गवर्नमेंट बाहें पसारे आपका इंतजार कर रही है। आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो आइए करा लीजिए। यानी अगर आपका टर्नओवर इस थ्रेशोल्ड लिमिट से कम भी है आप करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। लेकिन याद रखिए आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो अब जीएसटी के लिए आप लाइबल हो गए हैं। अब जो माल आप बेचेंगे जीएसटी लगाएंगे। ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन करा के बैठ गए, सर टर्नओवर तो अभी 5 ही लाख है, जब 40 लाख होगा तो जीएसटी देंगे। ये नहीं है, या तो कराओ नहीं, या फिर करा रहे हो तो पे करो। कराओ नहीं की बात कब है? जब आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन इस थ्रेशोल्ड लिमिट से कम हो। वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जीएसटी में हमारे एक सेक्शन आएगा 22 आएगा, एक 24 आएगा, तो वहां पढ़ाऊंगा। जिन लोगों के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है, उनको तो कराना ही है। बाकी जिनके लिए वो लिमिट नहीं ब्रीच हो रही है और वो कराना चाहे तो भी वो उछल के करा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सर बेटा, सर ये जो जीएसटी नेटवर्क आपने बताया, हाँ हाँ, ये काम क्या करता था जीएसटी नेटवर्क? जीएसटी की आईटी नीड्स को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नीड को, कंप्यूटर की नीड को, नेट की नीड को देखता है, कैटर करता है। देयर इज ए स्पेशल पर्पस व्हीकल कॉल्ड जीएसटी नेटवर्क व्हिच कैटर्स आईटी नीड्स ऑफ जीएसटी। सर जीएसटी नेटवर्क कैसे बना? ये कंपनीज फॉर्म में बना। अच्छा, कम सेंटर कंपनी बना दी गई, कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें सर कितना किसका स्टेक है? विद कंबाइंड स्टेक ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इज, किसके पास कितने परसेंट शेयर है? 49% इनके पास है। बाकी सर 51% कहां है? बाकी 51% में एलआईसी फाइनेंस के पास 11% है और इन लोगों के पास सबके पास 10-10% है। 10-10% इनके पास है, 4 लोगों के पास तो 40 हो गए, एलआईसी के पास 11 हैं तो 51 हो गए, 49 इनके पास है। लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट है जो आप करेंगे नहीं, सिर्फ सुनेंगे। जीएसटी नेटवर्क बेसिकली एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो एक तरीके से आपको दिख रही है सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ गवर्नमेंट के पास है, कुछ बाहरी लोगों के पास है, लेकिन आज की तारीख में गवर्नमेंट ने पूरा स्टेक अपने पास ले लिया है। आज की तारीख में अब जो अपडेटेड है वो है जीएसटी नेटवर्क के 50% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट पास है और बचे हुए 50% शेयर सारी स्टेट गवर्नमेंट पास मिला करके हैं। तो सर हम चेंज ना करें? ना, बिल्कुल नहीं चेंज करने की जरूरत है। आपके मॉड्यूल ने यही दिया है, जो अमेंडमेंट्स भी दिए उसमें कहीं भी कवर नहीं किया उन्होंने।
है ना, किसी बुक में इवन कवर नहीं है, तो मैंने भी फिर आपके लिए यही लेकर के चला है। ठीक है, नॉलेज पर्पज से अलग बताता चलता हूँ, ठीक है, कि अब क्या चेंजेस उसमें हो गए हैं। तो आप यही रखिए, पूछे आपसे एग्जाम में, आपको यही बताना है। और कुछ डाउट आ रहा है, महिमा कुछ कह रही है, तो सर जिसने जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन ना कराया हो तो क्या वो कंज्यूमर से जीएसटी रिकवर नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा बेटा, कैसे कर लेगा? बिना रजिस्ट्रेशन कराए आप जीएसटी नहीं ले सकते लोगों से। तो जीएसटी लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, ठीक है ना, उसके बिना आपको जीएसटी नहीं ले सकते, जुर्म है, जुर्म है, जुर्म है। ठीक है, और कोई डाउट है किसी का तो पूछ लीजिए। नहीं, पक्का कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा? कोई डाउट दिमाग में नहीं आ रहा दूर दूर तक? किसी को कोई डाउट आ रहा है दिमाग में? नहीं, चलिए एक काम करते हैं, आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, यहां से हम लोग अगली क्लास से कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, यहां से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।